ये देखो यहाँ आ गए। आज हम आपको हिंदी में इकाई पाठ योजना पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ये कक्षा 8 का है और इसको हमने 4 पीरियड में पढ़ाया है। सारांश कितना है? 4 है। अवधि कितनी है? एक पीरियड की 35 मिनट है प्रति कालांश और 35 × 4 इस तरह 140 मिनट में आपको शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। अब शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया नहीं जाएगा, ये इकाई पाठ योजना बना के रख ली जाती है और उसी के आधार पर फिर इसको टीचर उसी के आधार पर फिर शिक्षण करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, जो व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के बाद फिर शब्दों का वर्गीकरण के लिए इसकी उप इकाइयां लिखी जाएंगी। उप इकाइयां हमने 4 भागों में बांटा है ना, तो ये 4 भाग हमारे उप इकाइयां हो गए। जैसे कि उद्गम के आधार पर पहली इकाई हमारी क्या है? उद्गम के आधार पर। दूसरी है वाक्य प्रयोग के आधार पर। तीसरी है अर्थ के आधार पर और चौथी उप इकाई है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। जैसे हमने इसको 4 भाग में डिवाइड किया, ठीक है? आप देखिए ध्यान से इसको, कितनी इकाइयों में हमने इसको विभाजित किया है? 4 में। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है वाक्य प्रयोग के आधार पर और चौथा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी है? उद्गम के आधार पर, ठीक है? फिर है अर्थ के आधार पर, ठीक? फिर है वाक्य प्रयोग के आधार पर, फिर है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब जो उद्गम के आधार पर क्या क्या चीजें हैं? उद्गम के आधार पर कौन कौन से शब्द बनते हैं? उद्गम के आधार पर बनते हैं तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। और इसके बाद अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, होते हैं ना, पढ़े हैं तुमने? एकार्थी शब्द पढ़े, अनेकार्थी। तो 4 इसके भी हो गए, ठीक है? फिर इसके बाद अर्थ के आधार के बाद फिर हमने क्या किया? वाक्य प्रयोग के आधार पर, यानी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बाद व्युत्पत्ति, यानी कि रचना कैसे हुई है। तो ये रूढ़ शब्द जानते हैं ना? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़, ये आपने पढ़े। अब इन्हीं को आपको अपने यूनिट प्लान में बनाना है, एक एक इकाई को लेकर के। समझ गए आपने क्या करना है? पहले आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद फिर हर एक की जो सब उप इकाई है उसमें उनको बांट देंगे। फिर इसके बाद हम शिक्षण बिंदु लेंगे। हमारा जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण लक्ष्य है, तो वो शिक्षण लक्ष्य हमारे आपको मालूम है ना? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि और अभिव्यक्ति। ये 5 हमारे इधर शिक्षण लक्ष्य लिखे जाएंगे। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो ये लिखने के बाद पहले ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे कि छात्रों को शब्दों के वर्गीकरण के प्रत्यास्मरण करा सकेंगे, छात्र शब्दों का वर्गीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर अवबोध में छात्र शब्दों की उत्पत्ति का बोध कर सकेंगे, छात्र शब्दों की उत्पत्ति के उदाहरण दे सकेंगे। फिर अनुप्रयोग में क्या है? छात्र शब्दों को क्रमबद्ध रूप में विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र शब्दों की उत्पत्ति के कारण बता सकेंगे। तो इस तरह हम लोग कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति के सब हम लोग लक्ष्य लिखेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे और
करेंगे हम? प्रस्तुतिकरण के बाद हमारे यही कॉलम बनेंगे। अनुदेशन सामग्री इसमें होगी, तत्सोपयोगी सामान्य उपकरण नहीं लिखेंगे। अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा वो उससे संबंधित, अनुदेशन से संबंधित समस्त सामग्री, जो सहायक सामग्री लिखते थे ना उसकी जगह क्या लिखेंगे? अनुदेशन। समझ में आ गई बात? तो अनुदेशन सामग्री के बाद लिखने के बाद फिर, क्योंकि इसमें प्रस्तावना प्रश्न नहीं पूछना है तो पूर्व ज्ञान नहीं है और प्रस्तावना प्रश्न नहीं है। अब क्योंकि इसको पढ़ाना तो है नहीं, इसलिए अब हम डायरेक्ट अपने विषय वस्तु पर आ जाते हैं। तो ये हमारी विषय वस्तु है। फिर हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हमारा है, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, श्याम पट या सहायक सामग्री। फिर समय, कितनी चीज के लिए कितना समय लिया गया, जैसे कालांश लिखा है ना, अवधि भी लिखी है, तो इसलिए एक कॉलम समय का भी बनेगा। अब सबसे पहले हम शब्दों के वर्गीकरण में क्या करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर हम क्या लिखेंगे? विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु हमारा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अब उत्पत्ति के आधार पर हम जब लिखेंगे तब क्या करेंगे? हम बताएंगे कि छात्राध्यापक उद्देश्य हमारा क्या होगा कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराना। शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराना। ठीक है, हाँ, उत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराना। छात्राध्यापिका क्रिया में हम क्या बताएंगे कि छात्रों को, छात्राध्यापिका शब्दों का अर्थ बताएगी और फिर शब्दों की उत्पत्ति के कारण बताएगी। छात्र अनुक्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि और सहायक सामग्री में क्या होगा? शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। शिक्षण विधि क्या है? लेक्चर मेथड है ना, व्याख्यान विधि है। और सहायक सामग्री में क्या हो जाएगा? सामान्य शिक्षोपकरण है। अब फिर हमारा दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा हमारा जो था उत्पत्ति और रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। पहला हमारा उद्गम के आधार पर था, फिर ये उद्गम के आधार पर। ठीक है, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। फिर तीसरा हमारा हो गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। और चौथा हमारा क्या था? वाक्य प्रयोग के आधार पर। देखिए, आप जिस सीरियल से उधर लिखेंगे उसी तरह उसी सीरियल में आप यहाँ पर भी लिखेंगे, वाक्य प्रयोग के आधार पर। और सबका हमको, जैसे कि ये शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराना था और शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराना है, ये भी इसका उद्देश्य है। और अर्थ के आधार में क्या है? छात्रों को शब्दों के अर्थ के आधार के बारे में ज्ञान कराना है। अर्थ है ना, तो अर्थ के आधार पर ज्ञान कराना। ठीक है, अच्छा, वाक्य प्रयोग में क्या है? छात्रों को शब्दों के वाक्य प्रयोग के बारे में जानना जो है उसी को ही हम बताएंगे। वाक्य प्रयोग के बारे में ज्ञान कराना। तो छात्राध्यापिका छात्रों को शब्दों के प्रयोग के आधार पर बताएगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें भी वही सब में क्या आएगा? व्याख्यान विधि और सामान्य शिक्षोपकरण। और सब में हमने ये अभी एक एक यूनिट है तो इनका हम क्या लिखेंगे? 35 में। ठीक है, अभी पूरी यूनिट का हमने सब यूनिट दिया। एक सब यूनिट हमारी कितने की है? 35 मिनट। दूसरी 35 मिनट, तीसरी 35 मिनट और चौथी 35 मिनट। तो आपने टोटल करिए
है, इसका उद्देश्य क्या होगा? शब्दों की उत्पत्ति और उद्गम के बारे में बोध कराना, ज्ञान कराना, बोध कराना। ठीक है, बोध कराना। ठीक, अब छात्राध्यापिका क्रिया में क्या होगा? अब छात्राध्यापिका क्रिया में होगा आग और अग्नि, दो शब्द हैं। उदाहरण, पहले उदाहरण, संस्कृत के समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कौन सा उपरोक्त उदाहरण में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आग भी है और अग्नि भी है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? और कौन सा शब्द इसमें तत्सम शब्द है? यदि आंसू तद्भव शब्द है तो उसका तद्भव क्या होगा? अश्रु होगा कि नहीं होगा? है ना। फिर इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया और उसमें आएगा छात्र उत्तर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन उदाहरण दिया आग और अग्नि, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि संस्कृत के समान लगने वाले शब्द क्या है? तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। छात्र क्रिया में आएगा आंसर। फिर क्वेश्चन आएगा उपरोक्त उदाहरण में कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्नि शब्द तत्सम है। फिर पूछा जाएगा आंसू का तद्भव शब्द क्या है? तो आंसर बच्चे क्या देंगे? अश्रु। ठीक है, और वही आगमन विधि है, क्योंकि पहले हमने उदाहरण लिखा है, फिर बच्चों से पूछा है, तो ये कौन सी विधि है? शिक्षण विधि में आगमन विधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि है, वो टेक्निक है, इस टेक्निक से हमने आंसर निकलवाया। तो क्या है? क्वेश्चन आंसर टेक्निक, प्रश्नोत्तर प्रविधि और सामान्य शिक्षोत्तर इस्तेमाल किए जाते हैं जो वही है। तो ये हमने कितने मिनट में दिया? 5 मिनट लगा इतने। ठीक है, तब हमने दे दिया उसमें कालांश में 5 मिनट। अब इसके बाद फिर भाई टीचर ने पहले उदाहरण लिखा, ठीक है, फिर प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे, ठीक है, यहाँ आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन जो था उसमें फिर 2 उदाहरण पूछे थे ना, 2 उदाहरण पूछे थे। फिर इसके बाद अब ये छात्राध्यापिका क्या कर रही है? पहले उदाहरण फिर जनरलाइजेशन तक सामान्यकरण करते हैं, तो वो होती है आगमन विधि। तो इस तरह से आगमन विधि से ये शिक्षण किया गया है। ये जो हमारी इकाई पाठ योजना बनी है आगमन विधि है। ठीक है, व्याकरण में आगमन विधि का प्रयोग। अब परिभाषा में छात्राध्यापिका बताएगी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। पूरी परिभाषा लिख दी गई। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? परिभाषा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अभी उनको लिखने को नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पढ़ाएगा तो जान ही रहा, तो किस तरह से वो करेगी वो प्लान बनाया जाए। तो ये प्लान में पहले उन्होंने उदाहरण पूछा, फिर प्रश्न पूछेंगी और फिर ये परिभाषा बताएंगी। इसके बाद परिभाषा के बाद फिर उदाहरण बताएंगी। ठीक है, तो इतना काम करने के 5 मिनट, परिभाषा बताने के 5 मिनट, फिर उदाहरण के उनको फिर 5 मिनट है, उदाहरण बताएंगी और फिर बच्चों से पूछेंगी, फिर क्वेश्चन पूछेंगी, उदाहरण बताएंगी, फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे फिर आंसर देंगे और इस तरह से आप देखते हैं कि 5-5 मिनट में वो 35 मिनट का पूरा एक इकाई पढ़ाई जाएगी। फिर परिभाषा बताई जाएगी। एक बार तत्सम शब्द के पूछे, अब तद्भव के पूछेंगे। ठीक है भाई, आपने क्या पढ़ा? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज। फिर अगला जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, देशज शब्द हो जाएंगे। फिर है विदेशी शब्द। ऐसे सभी चीजों का फिर ये पूरी एक उप इकाई होगी। इस तरह से एक उप इकाई हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी हमारी क्या होगी? व्युत्पत्ति या रचना के
अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसमें उद्देश्य होगा छात्रों को शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का ज्ञान कराना। भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में जो भेद हो रहा है, तो अब वो शब्द लिखेंगे। अभी उदाहरण में उन्होंने शब्द लिखा था, अब ये उत्पत्ति कैसे, शब्द बना कैसा, तो उदाहरण में लिखेंगी ज, ल और ज। ठीक है, ये 3 वर्ड लिखे हैं। फिर वो पूछेंगे, टीचर कहेगा कि 2 या 2 से अधिक जो वर्ण मिलते हैं तो उनको वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्द बना, उत्पत्ति हुई, एक शब्द है। तो जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों के, ये जलज बना, क्या बन गया? जलज। जलज का तो अर्थ है, लेकिन इसके जब खंड कर दिए गए तो कोई अर्थ नहीं। समझ में आती बात? तो फिर वो परिभाषा लिखेंगी। ठीक है, परिभाषा में बताएंगी कि जिन शब्दों के खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ गया रूढ़? फिर अब उदाहरण से फिर कलमदान, तो अब ये बता रहे हैं कि 1 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है वो यौगिक, ये तो अभी ये है। अब जब 2 शब्दों से जो एक शब्द बनेगा, जैसे कि कलमदान, फिर उदाहरण है कलम दान। अब 2 शब्द हैं, यहाँ आपने देखा कि ये खंड किए तो वर्ण थे, अब ये 2 शब्द हैं, तो 2 शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वो कौन सा कहलाएगा? यौगिक शब्द, है ना। तो फिर वो परिभाषा लिखेंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, परिभाषा लिखेगी, सबका टाइम 5 मिनट होगा, इसके लिए 5 मिनट होगा, फिर इसके लिए 5 मिनट होगा, सबके 5 मिनट करके। तो 1 या 1 से अधिक शब्दों से मिलने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद अब वो नीलकंठ लिखेंगे, तीसरा योग रूढ़ बताना है ना, तो उसका उदाहरण देंगे नीलकंठ। नीलकंठ के बारे में बताना है। अब दोनों शब्द जोड़ने पर क्या बनेगा? देखो, नील का अलग अपना अर्थ है और कंठ का भी है ना, लेकिन जब ये दोनों शब्द जोड़ दिए गए तो क्या बन गया? नीलकंठ बन गया। ठीक है, तो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनते हैं और अर्थ की दृष्टि से वो अपना जो सामान्य अर्थ है, ऐसे तो नीले का नीला है और कंठ का मतलब गला है, लेकिन जब हम इससे नया शब्द बना रहे हैं तो ना वो नीला और ना गला, नीलकंठ यानी कि शंकर जन। तो अपना जो अलग है, जो नया शब्द बन रहा है वो क्या हो गया? योग रूढ़। समझ गए ना? तो इस तरह से इसको, इस यूनिट को 5 मिनट में बांटते हुए फिर इसका भी बनाया गया। तो इसी तरह से इकाई पाठ योजना में हम पूरी इकाइयों को इसी तरह डिवाइड करते हुए पहले उदाहरण बताएंगे, फिर हम उनका क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम परिभाषा बताएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके उत्तर देंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में हमारी क्या होगी? आगमन विधि है बेटा, क्योंकि पहले उदाहरण बाद में परिभाषा, तो ये आगमन विधि है। व्याख्यान विधि हो गई है और शिक्षण सामग्री, सामान्य शिक्षोपकरण हो गए। और इसमें भी क्योंकि इसमें 3 ही चीजें बतानी थी तो हमने इसको 10-10 मिनट में बांट दिया। ठीक है, 2 चीजें आपने, जो पहला आपने बांटा यौगिक, पहला रूढ़ वो 10 मिनट में, यौगिक 10 मिनट में, और योग रूढ़ ये आपको 15 मिनट में बता दिया। तो आपका 35 मिनट का हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी के आधार पर हम फिर अर्थ के आधार पर उसको डिवाइड करते हुए लिखेंगे। उसमें भी हम उदाहरण
क्या किया जाएगा भाई, मूल्यांकन में क्या होगा कि छात्राध्यापिका ने जो इकाई पाठ योजना बनाई है ना, तो उसमें शब्द के वर्गीकरण को लगभग उन्होंने कितने कालांश में पढ़ाया, 4 कालांश में पढ़ाया। तो वो 4 कालांशों में पढ़ाएगी, अभी पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाने के लिए बनता है, पढ़ाया नहीं जाता। तो इसमें लिखा जाता है कि 4 कालांशों में पढ़ाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए, अधिगम उपलब्धि के आकलन के लिए समप्राप्ति परीक्षण बनाकर उसे विद्यार्थियों का प्रशस्ति करके उनका समप्राप्ति अचीवमेंट का मापन किया जाएगा। तो पहले यूनिट प्लान बनाएंगी, फिर इन्हीं का वो उन पर टेस्ट लेंगी और टेस्ट लेने के बाद उनका अचीवमेंट का मापन हो सकेगा। तो इस तरह से क्या होगा, अचीवमेंट टेस्ट फिर बनाना होगा उनको, हैं, और फिर उनका टेस्ट कर जाएगा। तो आज आपको यूनिट प्लान यानी कि हिंदी में इकाई पाठ योजना के बारे में बताया। आज आपको